प्रिय छात्रों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रिटिश संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उपस्थित होता है कि अभिसमय का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। अभिसमय आपके लिए एक नया शब्द हो सकता है। आंग्ल भाषा में कहें तो ये कन्वेंशन होता है, और एक आम प्रचलित भाषा में कहें तो परंपराएं कह सकते हैं इसे। तो ये अभिसमय कन्वेंशंस या परंपराएं क्या होती हैं, तो इस संबंध में प्रोफेसर डायसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधित नैतिकता के आदेश है। संविधान के संबंध में नैतिकता के जो आदेश हैं वही अभिसमय है। ये प्रोफेसर डायसी का मत है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर ओक के अनुसार कि अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ता के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का रेगुलाइजेशन करते हैं या नियमन करते हैं। तो ये तो हो गई अभिसमय की परिभाषा या परंपराओं की परिभाषा। अब अगला बिंदु आता है कि यह अभिसमय कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख अभिसमय निम्न प्रकार से हैं। पहला है राजपद से संबंधित नियम अभिसमय या परंपरा। दूसरा है मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय या परंपरा। तीसरा है प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अभिसमय। और चौथा प्रकार है या वर्गीकरण है लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित परंपराएं या अभिसमय या कन्वेंशन। अब ये क्या होती हैं? सबसे पहला आता है राजपद से संबंधित अभिसमय क्या होता है, यानी कि वहाँ जो राजा का पद है उसके संबंध में वहाँ क्या क्या परंपराएं निहित हैं वहाँ के व्यवहार में, उनका हम अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान में बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे अभिसमय हैं, कन्वेंशन हैं। उनका सभी का अध्ययन करना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो प्रमुख अभिसमय हैं जो वहाँ की शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो राजपद से संबंधित प्रमुख जो अभिसमय है वो उसमें नंबर 1 है सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। देखिए, वहाँ सम्राट जो होता है वो वंशानुगत आधार पर बनता है, और प्रधानमंत्री और कार्यपालिका उसके संबंध में ये व्यवस्था है वहाँ कि जो प्रधानमंत्री और कार्यपालिका जो सलाह देते हैं सम्राट को, उसी सलाह के अनुसार सम्राट या राजा या मुकुट काम करता है। दूसरी बात है कि सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं उसे। वहाँ की संसद के 2 सदन हैं, जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपको बताया जा चुका है, लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और इस सदन में जिस पार्टी को, जिस दल को बहुमत मिलता है, उसी बहुमत दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। तीसरा बिंदु है अभिसमय के आधार पर सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। ये भी एक वहाँ प्रचलित परंपरा है कि वहाँ का जो सम्राट है या राजा है या मुकुट है, वहाँ मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता, अपितु प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। चौथा बिंदु है सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है, किंतु वह लोक सदन को भंग कर सकता है। लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि अगर उसे लोक सदन को भंग करना है तो उसे प्रधानमंत्री के परामर्श की आवश्यकता होगी, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता वो ये काम। तो ये चौथा बिंदु हो गया आपका। 5वां बिंदु है कि पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। अगर बहुमत दल के नेता ने विश्वास खो दिया, सम्राट को ये लगा कि बहुमत दल के नेता अल्पमत में आ गए हैं, तो वह विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो ये थे राजपद से संबंधित कुछ अभिसमय, कुछ परंपराएं। दूसरा बिंदु है मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ परंपराएं या अभिसमय या कन्वेंशन। तो इसमें पहली बात आती है कि अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। वहाँ ये परंपरा पड़ गई है कि अगर कोई मंत्री बनता है तो वह संसद का सदस्य होना जरूरी है। हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन वहाँ लिखा हुआ नहीं है।
वहाँ पर ये चीज़ परंपरा के रूप में चली आ रही है, व्यवहार में लोग इसका पालन करते हैं। सम्राट भी ऐसा ही करता है, संसद के सदस्य भी ऐसे ही करते हैं और प्रधानमंत्री और कार्यपालिका भी वहाँ जो प्रचलित परंपराएं हैं उनका पालन करते हैं। दूसरा बिंदु है, संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे देगा या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे देगा कि उसके द्वारा लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। तीसरा बिंदु है कि अभिसमय के अनुसार अर्थात परंपरा के अनुसार ही किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल के लिए पद त्याग करना आवश्यक नहीं है। अगर कोई कम महत्व का प्रस्ताव है और संसद में पेश किया गया है और वो गिर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बहुमत खो रही है और उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। चौथा बिंदु है, यह भी अभी समय ही है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। वहाँ पर ये परंपरा है कि वहाँ का जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वो लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्री हैं वो यहाँ के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ का लोकप्रिय सदन है, इसलिए उसी के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, न कि राजा के प्रति या लोकसभा के प्रति। यदि लोक सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो भी समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ये भारतीय संविधान में तो लिखित रूप में विद्यमान है, लेकिन ब्रिटिश संविधान की बात करें तो वहाँ पर ये परंपरा के रूप में निहित है। पांचवा बिंदु है, सामान्यतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। देखिए, बहुमत दल के नेता को सम्राट सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और फिर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और वो प्रधानमंत्री फिर अपनी मर्जी से अपने ही राजनीतिक दल में से मंत्री बनाता है। उन मंत्रियों की सूची बना के वो सम्राट के पास भेज देता है, उन्हीं को सम्राट क्या बना देता है, मंत्री। तो मंत्री बनाने में वहाँ के सम्राट का रोल कुछ भी नहीं है। व्यवहारिक तौर पर सारा का सारा कार्य मंत्री बनाने संबंधित जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और सैद्धांतिक तौर पर अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सम्राट के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगला बिंदु आता है विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में प्रचलित परंपराएं। अर्थात ब्रिटेन में विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदन हैं यानी लॉर्ड सभा है और हाउस ऑफ कॉमन्स है, उनके जो आपस के संबंध हैं उनके विषय में वहाँ पर क्या क्या परंपराएं प्रचलित हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर 1 है, संसद के 2 सदन होंगे, लोक सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है लॉर्ड सभा। यह बात अभी समय पर आधारित है, लिखा हुआ नहीं है, ये भी वहाँ परंपरा है, अभी समय है, कन्वेंशन है। नंबर 2 है, सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य बुलाएंगे और संसद के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ 6 माह का प्रावधान है, तो ब्रिटेन में 1 वर्ष का प्रावधान है कि 1 वर्ष में कम से कम 1 बैठक तो वहाँ की संसद की होगी ही होगी, यह भी परंपरा है। नंबर 3 है, लोक सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष यानी स्पीकर के संबंध में ये परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने से पूर्व उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़नी होगी या त्यागनी होगी। ये एक अच्छा बिंदु है कि वहाँ पर अगर कोई हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर बनता है तो उसे अपनी राजनीतिक निष्ठा को त्यागना होगा और उसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर के कार्य करना होगा, इसलिए उसे अपने राजनीतिक दल से भी त्यागपत्र देना होगा। निर्वाचन से पूर्व लोक सदन का अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिया जाता है और वह जब तक चाहे लोक सदन का अध्यक्ष रह सकता है। ये एक अनोखी विशेषता है वहाँ के विधायी संबंधी कार्यों की। अगला बिंदु है, जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका है तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होता है। वस्तुतः सम्राट के विरोधी पक्ष अर्थात हिज मैजेस्टी अपोजिशन का समस्त विचार कन्वेंशन का ही परिणाम होता है, अर्थात अभिसमय का ही परिणाम होता है। कुछ परंपराएं वहाँ लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर भी आधारित हैं और इनका उल्लेख हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इनका उद्देश्य शासक के कार्यों और निर्वाचकों के निर्णय के बीच सामंजस्य स्थापित करना होता है। इस तरह के जो भी अभिसमय होते हैं, परंपराएं होती हैं, कन्वेंशन होता है, तो
उनका उद्देश्य क्या होता है? शासक के कार्यों और निर्वाचकों के निर्णय के बीच एडजस्टमेंट स्थापित करना। इस संबंध में एक अभिसमय यह है कि शासन द्वारा किसी महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त विषय पर उस समय तक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए निर्वाचकों से आदेश न प्राप्त कर लिया हो, अर्थात एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जनमत संग्रह न करा लिया हो। 1911 में संसदीय अधिनियम के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों में कटौती करने के पूर्व लॉर्ड जॉर्ज की उदार दलीय सरकार ने 1910 के चुनाव में इस विषय पर जनता का स्पष्ट आदेश प्राप्त किया था। आदेश अभिसमय की यह बात लोक प्रभुत्व की धारणा पर आधारित है। लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर ही आधारित एक अन्य अभिसमय यह है कि जब मंत्रिमंडल निर्वाचकों से अपील करता है और निर्वाचकों का निर्णय मंत्रिमंडल के प्रतिकूल होता है, तब मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री सम्राट से दूसरी बार लोक सदन के विघटन की सिफारिश नहीं कर सकता, एक बार ही कर सकता है। तो ये अभिसमय से संबंधित कुछ बातें थी जो आज के इस वीडियो में हमने देखी। अगले वीडियो में हम अभिसमय से संबंधित अन्य जो वहाँ नियम हैं, परंपराएं हैं, वो देखेंगे। धन्यवाद।